हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज नेशनल पेज से है कि महिलाओं के कमीशन की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण। सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन प्रक्रिया में भेदभाव पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के मूल्यांकन का तरीका मनमाना और भेदभावपूर्ण वाला है। समाज की पुरुषवादी व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारे समाज की संरचना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए की गई है। यहाँ कुछ चीज़ें जो हानि रहित नियम के अनुकूल लगती हैं वे भी पुरुषवादी व्यवस्था का ही प्रतिबिंब हैं। सिर्फ यह गर्व करना पर्याप्त नहीं है कि महिलाओं को सेना में नौकरी और देश की सेवा की इजाज़त है, जबकि उनकी सेवा शर्तों की वास्तविकता तस्वीर दूसरी ही कहानी कहती है। कोर्ट ने कहा कि आज़ादी के समय संविधान ने सरकारी नौकरियों में समान अवसर और लिंग आधारित समानता यानी कि जेंडर इक्वेलिटी देकर समाज में बदलाव का लक्ष्य पाने की कोशिश की। तब से हम लगातार इस समानता के लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि गैर बराबरी के पक्षकारों के बीच समान रूप से कानून लागू करना स्वयं होगा, जबकि कानून पुरुषवादी नजरिए से बनना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ढाका से सैन्य सहयोग मजबूत करने पर भी रहेगी मोदी की नज़र। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं उससे रिलेटेड है ये न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा कई लिहाज से अनूठी होगी। कोरोना काल की शुरुआत के बाद विदेश दौरे के लिए बांग्लादेश का चयन कर मोदी ने जहां नेबरहुड फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाया है, वहीं इस यात्रा के दौरान उनका एजेंडा भी खास रखा गया है। मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में सैन्य सहयोग को लेकर खास तौर पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं के बीच कनेक्टिविटी परियोजनाओं और ऊर्जा सहयोग के कुछ प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान जारी किया जो बताता है कि भारत सरकार द्वारा इस यात्रा को कितना महत्व दिया जा रहा है। मोदी ने इस पत्र में लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना के आमंत्रण पर 26 और 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश यात्रा पर जा रहा हूं। मैं खुश हूं कि कोविड-19 महामारी के बाद पहली विदेश यात्रा पर किसी पड़ोसी देश जा रहा हूं। शुक्रवार को मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह व बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की जन्म शती के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उत्तर कोरिया ने दागी 2 मिसाइलें। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपनी पूर्वी समुद्र में 2 मिसाइलें दागी हैं। उनका यह कदम अमेरिका के साथ कूटनीति में आए प्रतिरोध के बीच जो बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाने और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फिर से परीक्षण शुरू करने की ओर संकेत करता है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि मिसाइलों को सुबह 7:06 और 7:25 पर उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से दागा गया था। अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड के प्रवक्ता कैप्टन माइक काफका ने कहा है कि अमेरिका को मिसाइल लॉन्च किए जाने के बारे में पता था और वह स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंफ्रा में निवेश के लिए नेशनल बैंक के गठन का रास्ता साफ। संसद में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को वित्तीय मदद मुहैया कराने के उद्देश्य से नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के गठन को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को आश्वस्त किया है कि उसके दोनों सदनों में हर वर्ष इस बैंक के अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लोकसभा में NABFID बिल को इस सप्ताह मंगलवार को मंजूरी दी गई थी। गुरुवार को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के बाद इस बैंक के गठन का रास्ता साफ हो गया है। NABFID का काम लंबी अवधि की इंफ्रा परियोजनाओं को वित्तीय मदद मुहैया कराना है। बैंक इंफ्रा परियोजनाओं को वित्तीय मदद मुहैया कराने वाले बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स बाजारों को भी मजबूती देगा। सीतारमण ने कहा कि कानून का रूप लेने जा रहे इस विधेयक में निजी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 5 वर्षों तक टैक्स छूट की सुविधा दी जा रही है ताकि बैंक में फंड्स का प्रवाह बना रहे। फिलहाल सरकार अपनी 100% हिस्सेदारी के साथ इसकी शुरुआत करेगी, जिसे बाद में घटाकर 26% पर लाया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इसमें सरकार की हिस्सेदारी कम से कम कम कभी नहीं होगी।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि 4 तरह के बैंकों को बढ़ावा देगा आरबीआई, और ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने बुधवार को एक तरह से भारत के बैंकिंग सेक्टर के भविष्य का खाका पेश किया। उन्होंने बताया कि आरबीआई भविष्य में 4 तरह की बैंकिंग व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसमें सबसे पहले श्रेणी में बड़े आकार के बैंक होंगे जिनका देश विदेश में विस्तार होगा। दूसरी श्रेणी में देशव्यापी परिचालन वाले मझोले बैंक होंगे। तीसरी श्रेणी में छोटे आकार के वे बैंक, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक होंगे जो अपेक्षाकृत कम लेन देन वाले ग्राहकों को सेवा देंगे। चौथी श्रेणी में डिजिटल आधारित वित्तीय संस्थानों को रखा गया है जो सीधे तौर पर या बैंकों के माध्यम से अपनी सेवा देंगे। एक आर्थिक सम्मेलन में डॉक्टर दास ने यह भी संकेत दिया कि सरकारी बैंकों का निजीकरण एक बड़ी सच्चाई है और इस बारे में आरबीआई व केंद्र सरकार में बात हो रही है। एक दिन पहले ही इस बारे में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें सरकार के साथ ही आरबीआई के अधिकारी भी उपस्थित हुए थे। हाल ही में आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को नए सिरे से लाइसेंस देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इससे पहले आरबीआई एक आंतरिक समिति बड़े कारपोरेट घरानों को बैंकिंग कारोबार में उतारने की अनुमति देने की सिफारिश कर चुकी है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। मौका तलाशने वाले आंदोलनजीवी, और यह आर्टिकल लिखा है राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। स्वाधीनता संग्राम के लंबे कालखंड में देश में अनेक आंदोलन हुए। ऐसे अवसर भी आए जब किसी आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच मतभेद उभरे हैं। इन मतभेदों ने आंदोलनों को प्रभावित भी किया है। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद महात्मा गांधी को लगा कि राष्ट्र को ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग का अहिंसक आंदोलन करना चाहिए। कुछ समय बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन चौरा चौरी में पुलिस स्टेशन पर हमले से क्षुब्ध गांधी जी ने सफल हो रहे आंदोलन को वापस ले लिया। इस निर्णय पर कई सवाल खड़े हुए। असहयोग आंदोलन वापस लेने के पीछे गांधी जी का सैद्धांतिक कारण था। उनका मानना था कि आंदोलन का महत्व सिर्फ उद्देश्य प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, आंदोलन का महत्व यह भी होना चाहिए कि उसे कितनी शुचिता और पवित्रता से चलाया जा रहा है। आंदोलन के संदर्भ में यह दृष्टिकोण हर दौर में प्रासंगिक है। इसके बाद भी देश में कई आंदोलन हुए। अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में साबरमती आश्रम से गांधी जी के नेतृत्व में पदयात्रा निकली। इस दांडी यात्रा ने समूचे भारतीय जनजीवन के लिए एक बड़ी रेखा खींच दी है। आज़ादी के बाद भी देश में आंदोलन हुए। वर्ष 1975 में कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र को बंधक बनाए कर थोपे गए आपातकाल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था। विगत 7 दशकों से अधिक की यात्रा में देश में एक ऐसा वर्ग उभरा जिसने आंदोलन को ही अपने जीवन का आधार बना लिया। इसी वर्ग के लिए आंदोलन का उद्देश्य है समाज में नकारात्मकता के भाव को जगाकर उसके बीच अपनी नेतागिरी की धौंस जमाए रखना। आंदोलन जीवियों को यह सोचना चाहिए कि क्या सड़क घेरना सत्याग्रह है? जब कोई दल अपने घोषणा पत्र में किसानों से किए वादे को पूरा करता है तो उसे किसान विरोधी करार देना क्या किसी आंदोलन का उद्देश्य हो सकता है? ऐसे जो भी आंदोलन चलाए जाते हैं, क्या उन्हें अपने खर्चे का विवरण देकर पारदर्शिता का परिचय नहीं देना चाहिए? सरकार की आलोचना का अधिकार विपक्ष और जन सामान्य दोनों को है, लेकिन क्या आलोचना की आड़ में नकारात्मकता ही फैलाई जानी चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या आंदोलन के नाम पर हिंसा जायज है? क्या राष्ट्रीय पर्वों एवं प्रतीकों का अपमान स्वीकार्य है? जब देश आज़ादी के 75 साल पूरे किए जा रहे थे और हम गांधीवादी मूल्यों, नीतियों, सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहे थे, तब हमें जनजीवन में परिवर्तन के उद्देश्य से प्रेरित आंदोलन करने चाहिए थे, न कि पेशेवर आंदोलनकारी बनकर देश में सदैव असंतोष की स्थिति बनाए रखने का काम करना चाहिए। नेक्स्ट है बनने लगे घुसपैठियों की वापसी के रास्ते। आखिरकार जम्मू में रोहिंग्यों की विदाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कहाँ म्यांमार, कहाँ जम्मू। सबको मालूम है कि ये जम्मू में आबादी का अनुपात बढ़ाने के अभियान के तहत लाए गए थे। उनके आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड भी बनने लगे थे। आबादी के अनुपातिक परिवर्तन के इस अभियान से जम्मू, बांग्ला और नेपाल सीमा क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। चूँकि जिलाधिकारियों को नई बसावट या नए व्यक्तियों के संपत्ति क्रय पर शासन को नियमित रिपोर्टिंग का कोई निर्देश ही नहीं है,
तो जाहिर है कि अवैध अप्रवासियों का कोई नियम विवरण राज्य स्तर पर भी उपलब्ध नहीं होगा। रोहिंग्या के जम्मू में ठिकाना बना लेने के संदर्भ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल के मुस्लिमों ने जिन्ना का पाकिस्तान तो बनवाया, पर वे वहां जाने के बाद यही रह गए। गांधी जी ने जब 21 अगस्त 1947 को लाखों लोगों की सभा में भारत के साथ पाकिस्तान का भी झंडा फहरा दिया तो वे आश्वस्त हो गए। गांधी जी और नेहरू ने विभाजन तो मान लिया, लेकिन अनुपालन आधा ही होने दिया। आज़ादी के बाद लगातार चल रहे आबादी स्थानांतरण को अचानक नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 के तहत रोक दिया गया। अब पाकिस्तान में कोई हिंदू सिख भारत नहीं आ सकता था और भारत से जा रहे मुस्लिम परिवारों को भी रोक दिया गया। कभी जिन्ना के बहुत निकट रहे मोहम्मद करीम छागला ने अपनी आत्मकथा रोजेज इन दिसंबर में लिखा है कि जब जिन्ना से उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में मुस्लिम बहुल के राज्यों को लाने के लिए तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन जहां वे अल्पसंख्यक हैं वहां उनका क्या होगा। जिन्ना यह जवाब सुनकर वह अवाक रह गए कि वे अपना भविष्य खुद तलाशें, मुझे उनके भाग्य से कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान मामलों की विशेषज्ञ क्रिस्टीन फेयर अपनी पुस्तक फाइटिंग टू द एंड में लिखती हैं कि दुनिया में पाकिस्तानी सेना अकेली ऐसी सेना है जिनके पास एक मुल्क है, वह पाकिस्तान की ही है, नहीं इस्लाम की भी स्वयंभू रक्षक है। उनका संघर्ष हिंदू इंडिया से है। इतिहास गवाह है कि हमने सिर्फ आने के रास्ते ही बनाए थे, जाने के नहीं। यह पहली बार की स्थिति है कि गुणवत्तात्मक अंतर आने लगा है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनावश्यक आयोजन। किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का गैर जरूरी आयोजन यही बताता है कि किसान नेताओं ने ना तो अपने नाकाम चक्का जाम आंदोलन की कोई सबक सीखा है और ना ही रेल रोको आंदोलन से। यह भी स्पष्ट है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में मचाए गए उत्पात से भी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। यदि किसान नेता यह समझ रहे हैं कि भारत बंद के नाम पर लोगों को तंग करने से उनके दम तोड़ते आंदोलन में जान आ जाएगी, तो यह उनकी गलतफहमी होगी। अब तो इस आंदोलन में की निरर्थकता से आम किसान भी परिचित हो चुके हैं और वे इसे धरना प्रदर्शन में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। कुल मिलाकर कुछ जो अराजक तत्व हैं अब वही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स पेज से कि भारतीय महिला टीमों ने जीते 2 पदक। जो निशानेबाजी विश्व कप चल रहा है उसकी है ये न्यूज़ कि भारत की चिंकी यादव, मनु भाकर व राही सरनोबत ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में गुरुवार को महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर देश का इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन जारी रखा। वहीं अंजुम मोदगिल, श्रेया सक्सेना व गायत्री नित्यानंदम की भारतीय टीम ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो ये आज का 26 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।